नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और आज की वीडियो में हम 1 अप्रैल और 2 अप्रैल दोनों दिन का करंट अफेयर्स देखेंगे। कल किसी कारण से जो है अपलोड नहीं हो पाया वीडियो, ठीक है। तो यहां पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि जो भी ये आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट से और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से लिए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन है उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल सीरीज है ये आपके लिए। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल और जो इंस्टा का पेज है वो जरूर फॉलो कर ले। और मेरा विनम्र आग्रह है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और चीजों की वैल्यू समझना जो है समझते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी जो है उसको समझना चालू करिए, है ना। क्योंकि फालतू की चीजों में लगे रहेंगे ना तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, फायदा नहीं होता उससे, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिए, 24/7 टीम लगी रहती है। कभी टाइम ऊपर नीचे हो भी जाता है तो आप समझिए कि मतलब किस कंडीशन में अभी कोई भी चीजें यहां पर बताई नहीं जाती कि आखिर क्यों जो है कल वीडियो नहीं अपलोड हुआ। आप लोगों को अगर करना है करंट अफेयर्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी टाइम आपको मिला तो आपको तो रेडीमेड आधे घंटे का वीडियो मिल रहा है, 1 घंटे का वीडियो मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा होता है 30-40 मिनट में हम लोग उसको वाउंड अप करने की कोशिश करते हैं, वाइंड अप करने की। तो उसको यूटिलाइज करिए, उसको यूटिलाइज करिए कि नहीं 9 बजे नहीं आया, 9:30 नहीं आया, 10 बजे आया है तो नहीं पढ़ेंगे, ये सब दिमाग की जड़ता है, इससे बाहर निकलिए, है ना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल को जो टॉपिक्स आए थे उनको हम देखेंगे यहाँ पर। तो IUNS मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का है, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज है, कोई भी एक्सरसाइज होती है तो क्यों होती है, ठीक है। तो उस एरिया के जो आपके स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, इकोनॉमिक डोमेन में जो इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा कॉपरेशन वहां पर देखा जाता है, जो विभिन्न वहां पर स्टेक होल्डर साथ में मिलकर एक्सरसाइज करते हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद रेजिंग की बात है यहाँ पर, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। अब ये सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए, क्योंकि ये आपका लेबर इंटेंसिव है, ठीक है ना। माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां पर जो है हमारा फोकस कहां पर है, आत्मनिर्भर भारत पर, विनिर्माण क्षेत्र पर। तो हम यहां पर भी फोकस कर रहे हैं, हमेशा हमारी प्रायोरिटी पे। तो इस तरीके के जो है इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं, थर्ड पेपर पे रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद बायलैटरल रिलेशन की बात करेंगे तो इंडिया श्रीलंका के बारे में बताया जा रहा है, जो कि आपका GS पेपर 2 का पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, कई बार इसको हम लोगों ने कवर भी किया है, तो आप पेपर 3 में रख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में देखेंगे, वो भी आपका पेपर 3 का पार्ट है। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। तो ये जो आपका अभ्यास है, ठीक है, तो इसका मेडन एडिशन जो है आपका इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, IMEX 2022, वो कंडक्ट किया गया कहां पर, गोवा में, ठीक है। अरेबियन सी में, अरब सी ही तो पड़ेगा ना, यहाँ अरब सागर है, गोवा वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कोस्टल एरिया आप देखेंगे। तो ये लास्ट जो आपका वीक है 26 से 30 मार्च 2022 तक, ये क्या हो गया हमारा कंटेक्चुअल जानकारी, ठीक है। अब इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले जो आपके यहाँ वॉरशिप्स है ना, उनको हम देखेंगे कि कौन कौन इसमें शामिल थे, है ना, कौन कौन से इसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसमें बांग्लादेश हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा नेवी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बांग्लादेश की, फ्रांस की, इंडिया की, ईरान की, इसमें नेवी भी थी, हेलीकॉप्टर्स भी थे, एयरक्राफ्ट भी थे आपके, ठीक है। और जो आपके समुद्र टोही विमान वगैरह होते हैं वो भी थे आपके। अब ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या डेवलप करना चाह रहे हैं इसके अंतर्गत, तो देखिए समझिएगा, जैसे डिजास्टर वगैरह हो गई वहां पर, तो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे जो है आपके ह्यूमंस को वहां पर असिस्टेंस की क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो समुद्र से जो निकट आपका कोस्टल एरिया है वहां पर सहायता करने के लिए, आपदा के संदर्भ में राहत प्रदान करने के लिए,
उसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, सी लाइन कम्युनिकेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें अगर किसी तरीके का परेशानी आ जाए, संकट आ जाए, तो उसमें जो भी आपके शिप्स वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, जिनका आपका मोबिलिटी है वहां से, तो उनको सहायता प्रदान करने के लिए एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है ये। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। समझिएगा कि ये कैसा सिग्निफिकेंस है। पहली चीज तो यहां पर कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है कि मान लीजिए किसी तरीके की समस्या आती है तो वहां पर ये रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर के संदर्भ पे भी सामूहिक रूप से एक दूसरे का सहयोग करेंगे, है ना। ठीक है, उसके अलावा क्षेत्रीय जो आपका रीजनल जो कॉपरेशन है, ठीक है, और रीजनल जितने भी मुद्दे हैं, सिक्योरिटी से लेके सारी चीजें, तो वहां पर भी एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे तो क्षेत्रीय शांति स्थिरता को वहां पर बहाल किया जा सकेगा। उसी के लिए आपका ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसका एम क्या है, तो सीधी बात है, इंटर ऑपरेबिलिटी इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, दो ही चीजें, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात है, ठीक है, उसके संदर्भ में समन्वय, उसके अलावा डिजास्टर के संदर्भ में रिलीफ देना, आपदा राहत देना, है ना, उसके लिए ऑपरेशंस चलाने, मेंबर नेवीज के साथ मिलकर, जो भी मेंबर कंट्रीज है उनकी नेवीज आपस में कॉपरेशन करेंगे, कॉपरेट करेंगे, और उसके अलावा एक दूसरे की हेल्प करेंगे वहां से। उसके अलावा ये एक्सरसाइज जो है वो आपका विटनेस है पार्टिसिपेशन की किसके, तो 15 जो आपके मेंबर नेशन है किसके, IONS के 15 सदस्य देशों की यहां पर भागीदारी देखी गई है। बिल्कुल आपका कंटेक्चुअल पार्ट है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जो इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, इसके बारे में कुछ कि कब इसका गठन हुआ, क्या है ये, तो 2007 में इसकी स्थापना हुई। और ये प्रीमियर फोरम है किसके लिए, जो आपका कौन सा रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, तो वहां पर जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें जो तटवर्ती आपके जो भी देश हैं, राज्य हैं, उनकी नौसेना जो है वो मिलके चले, आपस में सहयोग करे एक दूसरे को। उसके लिए ये आपका आपसी समन्वय और सहयोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या है, ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म है। अब ये समझिएगा कि इस मंच पे अगर जब ये इकट्ठा होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो किस तरीके की चर्चाओं को वहां पर लाया जाएगा। तो ऐसी चर्चा जो आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, क्षेत्रीय जो आपकी समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, कैसा, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात आएगी। उसके अलावा एक दूसरे के बीच जो संबंध है उनको और प्रगाढ़ करना, सशक्त करना, तो वहां पर मैत्रीपूर्ण जो संबंध है उनको बढ़ावा मिला है इसके द्वारा। इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, तो भैया जो IOR रीजन है वो पूरे वर्ल्ड के क्या है, पूरा विश्व की जो आंखें हैं वो कहां पर, IOR रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रिसोर्सेज के संबंध में देख लीजिए, है ना, चाहे आप सिक्योरिटी में, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि जैसे मैरीटाइम जो बाउंड्री होती है वहां से ट्रैफिकिंग वगैरह की प्रॉब्लम है वो भी देखी जाती है, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे ड्रग्स के संदर्भ में ट्रैफिकिंग हो। तो आपकी जो टेरर फंडिंग वगैरह होती है उसका भी ये एक सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है वो आपका। तो यहां पर ये हुआ है कि इसके कारण जो समुद्री सुरक्षा सहयोग है उसमें भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। अब इसके अंतर्गत 24 तो मेंबर नेशंस हैं, ठीक है, और जो आपके 8 यहां पर ऑब्जर्वर नेशंस भी हैं जो आपके IOR रीजन में लोकेटेड है। ऐसी कंट्रीज जो हैं यहां पर मेंबर है। अब यहां पर आगे की ओर चलेंगे हम लोग, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट था, और उसमें कभी अलग से जो है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी ये टॉपिक फर्स्ट नंबर का जो हमने देखा, उसमें कभी भी सेपरेट क्वेश्चन का स्कोप नहीं है। ठीक है, वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके अगर वहां पर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको एक तरीके से क्या कर सकते हैं, एग्जांपल में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ये है रैंप, जिसको बोल रहे हैं रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो ये एक नई स्कीम है, इसको लाया गया है, जो शुरू किया गया है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, अब ये किस तरीके की स्कीम है, तो भैया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें कौन सहायता कर रहा है हमको, तो वर्ल्ड बैंक, इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इसके बाद ये कैसी जॉब होगी, तो इसकी मुख्य विशेषता में समझिएगा, इससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मार्केट को प्रमोट करेंगे हम लोग, तो उसके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान किया जाएगा। कमजोर वर्ग जो है आपके, है ना, उनको जो है यहाँ पर प्रायोरिटी में रख के उनको हर जगह ही रखा जाता है कि जो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स के हैं उनको और ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंस दिया जा सके, ताकि वो समाज की विकास की मुख्य धारा में संपृक्त हो सके, है ना, शामिल हो सके। इसके अलावा जो है आपका ग्रीन से रिलेटेड, मतलब ग्रीन जो आपकी हरित पहल है उसके भी उसको भी समर्थन करना इसमें सम्मिलित होगा। ये मुख्य विशेषता है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, ये करना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट करेगा किसको, आत्मनिर्भर भारत मिशन को, मैंने पहले ही बताया। अब किसके द्वारा करेगा, तो भैया इनोवेशन को बढ़ाकर,
ठीक है। अब जब नवाचार बढ़ेगा वहां पर, तो क्या होगा, वहां पर इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो जाएंगे आपके। तो अगर वो रेज हो जाएंगे तो एमएसएमई जो है, आपकी जितनी इंडस्ट्रीज है, अगर वो जो है आपकी क्या हो जाए, सक्षम हो जाए, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में, ठीक है, तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली पूरे देश की आय बढ़ने वाली है। ठीक है, पूरा इकोनॉमिक साइकिल जो है आपका वो कंप्लीट होगा उससे, है ना। तो वही चीजें यहां पर बताई जा रही है, और इसके द्वारा क्या होगा, हम भी जो है आत्मनिर्भर होंगे। जो आत्मनिर्भर भारत हमारा जो योजना है, जो लक्ष्य है हमारा, उसको भी मूर्त रूप प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा इससे निर्यात को बढ़ाया जा सकेगा। तो जो हमारा इंपोर्ट बिल वगैरह ज्यादा है, जैसे हम लोग क्रूड ऑयल हो गया, एडिबल ऑयल, तो ये सब जो हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसके कारण हमको क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है ना। ठीक है, तो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट वगैरह है उसको भी हम कम कर सकेंगे। उसके अलावा जब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, किसके संदर्भ में, डोमेस्टिक मतलब घरेलू संदर्भ में विनिर्माण बढ़ेगा, तो वहां पर कई सारे लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ठीक है ना, इस तरीके से आप कनेक्ट करके इसको देखिएगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखा जाए तो एमएसएमई के अंतर्गत हम अगर देखें तो लगभग 63 मिलियन जो आपके इंटरप्राइजेस हैं, वो आपके क्या है, लाभान्वित करने के लिए वो जो है आपके सक्षम है। ठीक है ना, वो क्वालिफाई है एज एमएसएमई। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लाभार्थी हैं आपके। ठीक, अब यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो भी आपकी पेमेंट वगैरह में समस्या देखी जाती है, ठीक है, तो इसका भी समाधान किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आधार पर। मतलब जो आपकी वहां पर कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है उसको कैसा यूज करेंगे हम लोग, ऑनलाइन, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, है ना। समाधान भी आपका त्वरित आयाम पर हो सकेगा, त्वरित आधार पर हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर देखेंगे, और इसमें ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा, तो सीधी बात है, कोविड के दौरान जो है बहुत सारे जो है समस्याएं हुई, इकोनॉमिक क्रंच आया, और उसके कारण क्या हुआ है कि यहां पर हर सेक्टर को जो है वहां पर नुकसान हुआ है, ये बात समझिएगा। तो रिकवरी करनी है इकोनॉमी को, तो उसके लिए इस तरीके के जो है आपकी पहल को लाना आवश्यक है हमारी सरकार के द्वारा। तो उसी में से एक पहल ये एमएसएमई के लिए है। उसके अलावा जैसे आपका मार्केट का एक्सेस है उसको बढ़ाना है, क्रेडिट का एक्सेस है वो लोगों तक बढ़ाना है। वरना लोगों के पास जब क्रेडिट नहीं होगी, कैपिटल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होगी, तो वो क्यों डालेंगे फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा लिखा हुआ है यहाँ पर पॉइंट बिल्कुल ईजी है, कि इसमें संस्थान जो भी है, जो भी इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत भी गवर्नेंस को जो है, गवर्नेंस को भी वहां पर सुधार करना है ना। एमएसएमई के जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर भी जो है स्ट्रेंथन करना है, उनके जो आपका उनका ऑपरेशन का जो तरीका है ना, वहां पर बोला जा रहा है। और जो आपका सेंटर और स्टेट के लेवल पे तो बोला ही जा रहा है कि यहाँ पर जो है गवर्नेंस को क्या करना है, सशक्त करना है। अब गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद सेंटर स्टेट जो लिंकेजेस हैं, पार्टनरशिप, उनमें भी जो है इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, जो आपका ग्रीन एस्पेक्ट है आपका एमएसएमई के अंतर्गत, उसको प्रमोट करना है। इसके अलावा कैपेसिटी जो है इनकी बढ़ानी है, और कवरेज बढ़ाना है स्टेट्स वगैरह में, स्केल अप करना है। स्केल ऑफ इकोनॉमी आप लोगों ने इकोनॉमी ऑफ स्केल पढ़ा होगा। तो राज्यों में जैसे कार्यान्वयन क्षमता है, एमएसएमई का जो कवरेज है, ये सब भी बढ़ाना है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि इसके अंतर्गत क्षमता निर्माण हो, सहयोग हो, कौशल विकास हो, प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना। प्रोडक्टिविटी में जो है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में जो है इनहेंसमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में इनहेंसमेंट की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन करना है ना। मार्केटिंग एस्पेक्ट में भी जो है आपका इनोवेशन करके हमको उसको भी ज्यादा से ज्यादा जो है बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, इन सारे डोमेन्स पे जो है यहाँ पर अगर गवर्नमेंट काम करेगी, तो यहाँ पर अगर काम करेगी और इन समस्याओं का समाधान करेगी, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ जो ये सेक्टर है वो क्या हो जाएगा, उसका समुचित विकास जो है वो क्या हो पाएगा, संभव हो पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्वीकारा गया है कि श्रीलंका के लिए ये समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर गंभीर आर्थिक संकट की जो है व्यवस्था बनी हुई है, जो अभी देखेंगे आप। तो यहाँ पर जो है इंडिया श्रीलंका के रिलेशनशिप में जो ये आर्टिकल इसलिए लिखा रखा है, क्योंकि अभी जो है भारत जो है उनको सहायता भी कर रही है, और वहां पर गंभीर आर्थिक संकट का जो है आपकी समस्या वहां पर बनी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि क्या है, कई सारी जो हमारी बातचीत है वहां पर चल रही है लगातार, है ना। आपने जो है तमिलों के संदर्भ में वहां पर जो है हमेशा वो भी देखा होगा, विवाद भी देखा होगा। ठीक है, तो जनवरी के बाद से आप देखेंगे तो भारत ने जो त्रिंकोमाली आपका तेल टैंक फॉर्म है ना, उसके साथ जो है संयुक्त विकास का काम भी कर रही, कौन, जो आपकी एनटीपीसी है, आपकी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, और अदानी समूह के द्वारा भी वहां पर उत्तर और पूर्व में जो है कई सारी जो एनर्जी से रिलेटेड स्कीम्स को जो है
वहां पर क्या किया गया है, उन समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। अब ये एक कंटेक्स्ट हो गया, इसको याद नहीं करना है हमको, ठीक है। अब यहां पर देखा जा रहा है कि रीजन क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस का श्रीलंका में, ठीक। तो सबसे पहली चीज समझिएगा कि फॉरेक्स की कमी हो गई वहां पर, ठीक। और श्रीलंका जो है बहुत सारा क्योंकि इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, आयात पर, ठीक है। तो जब आयात बिल हमारा ज्यादा होगा तो हमको क्या होगी, इनकम जो होगी हमारी वो कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी हो जाएगी। अब ये जो है पेट्रोल भी आयात करता है, डीजल भी है, भोजन भी है, चीनी, दाल, कागज, दवाएं, सब कुछ, ठीक है। तो वहां पर जो नागरिकों के लिए जो आपका पैसा है या पेइंग कैपेसिटी है, या ऐसा समझिए परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको बोलते हैं हम, है ना, मतलब जो उनकी क्षमता है खरीदने की वो कम हो गई। तो वहां पर अब पर्याप्त जो है विदेशी मुद्रा का जो आपका खाता है वहां पर पर्याप्त धनराशि ही नहीं है। तो उनको क्या हो गया, क्राइसिस हो गया। फॉरेक्स अकाउंट में उनके जो है अब एडिक्वेट मनी नहीं है कि वो अपने सिटीजन्स के लिए जो है जो भी आपकी आवश्यक चीजें हैं वो उनको जुटा सके। इसलिए उनको जो है आवश्यकता पड़ रही है किसकी, इस तरीके की हेल्प की, जैसे भारत कर रहा है और जगह से भी, ठीक है। 2019 में कोलंबो में बम धमाका वगैरह हुआ कोविड 19 के कारण, तो वहां पर टूरिज्म में भी गिरावट हुई, ठीक है। तो इसके कारण वहां पर जो है समझिएगा टूरिज्म पे अगर वहां पर घाटा लगा कोविड के कारण, तो सीधा सीधा वो 10% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, तो उससे भी लॉस लगा उनको, ठीक है। उसके अलावा श्रीलंका जो है सफर कर रहा है ट्रेड डेफिसिट का, अगर बात करें तो लगभग $10 बिलियन का उसके पास ट्रेड डेफिसिट है। इसके बाद यहां पर देखा जाए कि मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जैसे कि चाइना है ना, किसके साथ, जैसे मान लीजिए चाइना है, उसका मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें अगर श्रीलंका की संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यूरोपीय संघ और चाइना जैसे जो आपके इंपॉर्टेंट जो आपके डेस्टिनेशन है उसमें व्यापारिक मुद्दे वहां पर कई सारे बने हुए हैं। उसी के कारण जो है श्रीलंका की जो आपकी फॉरेक्स है उसमें जो फॉरेक्स अकाउंट है, जो फॉरेक्स आपकी मनी है उसमें जो है आपकी कमी देखी गई है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए कि श्रीलंका के संदर्भ में एफडीआई की बात किया जाए तो एफडीआई भी जो है वहां पर उसका भी भंडार जो है अभी जो निवेश है एफडीआई के द्वारा वो कम हुआ है, तो उससे भी विदेशी भंडार कम हो गया है, ठीक है। इसके लिए कुछ डेटा भी बता रहे हैं ये लोग कि ये घटा हुआ है, पहले 548 मिलियन था, 2028 की बात कर रहे हैं, है ना, 548 है, 793 था, 1.6 बिलियन था, तो 1.6 बिलियन से 793 मिलियन देन 548 मिलियन हो गया। ये सब डेटा नहीं याद रखना है, तो लगातार जो है क्रमिक रूप से वो घटता ही जा रहा है। अब भारत श्रीलंका संबंध के जो सिग्निफिकेंस है वो बताए। पहली बात तो हमारा पड़ोस है, वो पड़ोसी है, और जिसका पड़ोस असुरक्षित है वो अपने आप में असुरक्षित होता है। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेके आज तक आईआर में सीधा सीधा इसकी रेलेवेंसी देख सकते हैं आप, कंटेम्परी समकालीन संदर्भों में, कंटेम्परी टाइम में भी। अब यहाँ पे श्रीलंका और साउथ एशिया में अगर उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से सिग्निफिकेंस देखें हम, तो श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े जो है आपके व्यापारिक भागीदारों में से एक है, पहली चीज समझिएगा, ठीक। और भारत जो है विश्व स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, भारत, ठीक। अब इंडिया एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को कितना, $4.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया हमने 2021 में, ठीक। अब वहां पर जैसे कई सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे श्रीलंका कोलंबो पोर्ट वेस्ट टर्मिनल जो प्रोजेक्ट है, यहां पर जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट भी कर रखा है, तो उनको भी वहां पर क्या है, एक अवसर मिल रहा है। आप समझिएगा यहां पर एफटीए की अगर बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की इंडिया श्रीलंका के बीच, तो 2000 में साइन हो गया था, ठीक है ना। अब नेगोशिएशन जो है आपका यहां पर इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी जो आपका कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, इसमें जो है कई सारे जो है वहां पर समझौते पर बातचीत ऑलरेडी चल रही है। कोलंबो और हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, समझिएगा श्रीलंका का जो कोलंबो और हम्बनटोटा जो बंदरगाह है, भारत में आने वाले जो आपके हैवी वेट जो आपके पोतांतरण माल को जो संभालते हैं, है ना, वही आपका वो क्या है, बंदरगाह है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत ने अपने साउथ कोस्ट में, है ना, सदर्न आपके जो आपका कोस्ट है वहां पर जो आपके पोतांतरण बंदरगाह है वहां पर पूरी तरीके से हमारे यहाँ विकसित नहीं, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो हमको किसकी जरूरत है, जो ह्यूज कार्गो आएंगे उसको हम कहां पर पार्क करेंगे, कहां पर जो है हम उसको मोबिलाइज करेंगे, तो हम इसको जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे यहाँ उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो हमको एक तरीके का अल्टरनेटिव मिल रहा है वहां से। उसके अलावा यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म का मतलब तो है ही, क्योंकि बुद्धिस्ट जो है टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा है श्रीलंका में। मेडिकल टूरिज्म भी है वहां पर, ठीक है ना, ह्यूज स्कोप है वहां पर, ठीक है ना, जो फ्रिक्वेंटली पेशेंट आते रहते हैं, जो विजिट करते हैं चेन्नई में मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। इसके बाद इंडिया और श्रीलंका जो मेंबरशिप है, कई सारे जो हमारे आपकी क्या है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे समूह है, जैसे सार्क है, बिम्स्टेक है, आईओआर
एसोसिएशन है आपका, ठीक है। श्रीलंका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है भारत के संदर्भ में, है ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी, क्योंकि इंडियन ओशियन रीजन ही तो है ये आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी के हिसाब से, है ना, हम महत्व तो बता रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर श्रीलंका जो है हमारा एक इंटीग्रल पार्ट भी रहा है, किसके अंतर्गत समझिएगा, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आप समझिए इसको, भारत के पड़ोस के अंतर्गत देखिए, और जो हमारे यहाँ पड़ोस को हम प्रायोरिटी देते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, तो उसके अंतर्गत भी ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो अगर बात करें यहाँ पर कि भारत की आरबीआई है उसकी बात किया जाए, तो यहाँ पर $400 मिलियन जो आरबीआई करेंसी है वो स्वैप के माध्यम से, $500 मिलियन जो है लोन डेफरमेंट, $500 मिलियन क्रेडिट लाइन दी गई है फ्यूल के लिए, उसको एक्सटेंड किया गया, इस साल ही किया गया है इंडिया के द्वारा श्रीलंका के लिए, ठीक। अब यहाँ पर चुनौतियां क्या है, तो पहला तो चाइना का फैक्टर आ जाएगा, दूसरा एथनिक कन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा मैटर है यहाँ पर, ठीक है ना, और उसी के कारण ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और उसके द्वारा जो है इंटरनल थ्रेट है ना इस सिक्योरिटी को, और जो आपकी वैसे भी हमारी सुरक्षा के जो आयाम है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इस पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या तमिल्स के अंतर्गत देखा जा रहा है, तो अब यहाँ पर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाया है, इनसफिशियंट है यहाँ पर किस तरीके का, मतलब पावर जो शक्ति है उनके हस्तांतरण की बात करें अगर, तो वहां पर भी जो क्या है डिस्पैरिटी वगैरह है, तो उचित पुनर्वास नहीं हो पा रहा। उत्तरी जो आपके तमिल प्रांत है उनको पावर्स जो है अपेक्षित रूप से नहीं हस्तांतरित की गई है। 13th वहां पर अमेंडमेंट एक्ट आया जिसके कारण दोनों देश के बीच जो संबंध है और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। अब इंडिया जो है वोट किया इंडिया ने अगेंस्ट श्रीलंका के यूएनएचआरसी के रिजोल्यूशन में 2012 और 13 में, ठीक है। इंडिया के जो आपके फिशरमैन थे उनको जो है पकड़ लिया गया श्रीलंकन नेवी के द्वारा, ठीक है, और अभी तक वो जो है रिजॉल्व नहीं किया गया डिस्प्यूट कौन सा, जो कच्चा तीवू आपका आइलैंड है। इसके बाद चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार श्रीलंका में बढ़ता जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक फैक्टर है, चाइना वही कर रहा है कि जो हमारे पड़ोसी है वहां वो आपका जो है पैसे देता है, चेकबुक पॉलिसी भी बोलते हैं उसको, कि वहां पर बोल रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको फायदा देंगे, उसके बाद उनका भी शोषण करता है और हमको चारों तरफ से घेर रहा था। इसलिए बोलते थे हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते थे, मोतियों की माला वगैरह, मोतियों का हार वगैरह से उस चीज को हम क्या बोलते थे, बताते थे कि भैया ऐसे ऐसे जो है घेरा जा रहा है हमको, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए जैसे वहां पर हम्बन टोटा पोर्ट बना तो चाइना ने डेवलप किया, ठीक है, उसको लीज दे दी 99 ईयर्स के लिए, ठीक है, तो उससे चीन का बढ़ता प्रभाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके बाद जैसे कोलंबो के अंतर्गत आप देखेंगे जो आपके कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है जैसे, तो यहां पर जो है कई सारी जो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं भारतीय जो थी आपकी, उनको खत्म किया गया है ना, उनको स्क्रैप कर दिया गया। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बीआरआई है ना, जो आपका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसका समर्थन कर रहा था श्रीलंका, भूटान बस नहीं कर रहा था, तो देखिए वहां पर डोकलाम विवाद आ गया था। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे आपकी जो संबंध है जैसे चाइना पाकिस्तान श्रीलंका, ठीक है, तो अगर इनके बीच में संबंध और मधुर होते जाते हैं तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसके बाद पायरेसी की बात करें, इलीगल फिशिंग की बात करें, पायरेसी की बात करें, है ना, ट्रैफिकिंग चाहे ह्यूमन की हो चाहे ड्रग्स की हो, है ना, मैरीटाइम क्राइम की बात करें, और भी कई सारे सीरियस कंसर्न है जो हमारे राष्ट्र की सुरक्षा से भी संदर्भित है, ठीक है, आईओआर रीजन में। अब इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो सीधी बात है ये ब्रांच इसकी है कंप्यूटर साइंस की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एलेक्सा है ना, आप लोग देखे होंगे, यूज करते होंगे, तो ये कंप्यूटर साइंस की एक क्या है ब्रांच है। ये किससे डील करती है बताइए जरा, तो जो भी कंप्यूटर्स हैं, जो मशीन है, उनमें इंटेलिजेंसिया को डालना, है ना, जैसे वो मानव के मस्तिष्क में जिस तरीके की हलचल होती है, जिस तरीके से हमारा मस्तिष्क रिस्पॉन्ड करता है, उसी तरीके की मशीन को बनाना, उसी को बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये इस तरीके की क्षमता का संवर्धन करती है किसी मशीन में कि वो परफॉर्म कर पाए जैसे मानव जो है, मानव का जैसे इंटेलेक्ट काम करता है उस तरीके से, जैसे सोचना, है ना, किसी चीज को परसीव करना, सीखना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, निर्णय लेना, तो वो जो है आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको बोला जाता है। रोबोट से आप इसको संदर्भित कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, तो सीधी बात है अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में 2035 तक $100 बिलियन का एड ऑन कर सकती है। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज, इस डेटा को आप अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किस फील्ड में, हेल्थ केयर के जो आपके फील्ड है वहां पर, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में जहां पर हमारे यहाँ पुअर कम्युनिकेशन चैनल है, कनेक्टिविटी नहीं है, प्रोफेशनल्स की कमी है, ठीक है, तो वहां पर उस लूप होल को ये फुलफिल कर सकती है, ठीक। इसके बाद लूप होल को जो है आपका एड्रेस कर सकती है, सॉल्व कर सकती है, उस गैप को जो है फिल कर सकती है, अंतराल को। इसके बाद मान लीजिए एग्रीकल्चर के सेक्टर में हम बात करें, ठीक,
तो जैसे यहाँ पर कोई भी आपका कीटों का आक्रमण हो रहा है वहां पर, या फसल की कीमतों की भविष्यवाणी है, या रियल टाइम वहां पर कोई एडवाइजरी चाहिए, ठीक है, तो इन सब में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप हर सेक्टर में देख सकते हैं इसको, ठीक है, यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, स्मार्ट ग्रिड को सक्षम करने के लिए। ऐसे हमारे यहाँ जैसे ज्योग्राफी में देखेंगे, ज्योग्राफिकल जो रिलीफ है हमारे यहाँ वो बहुत ज्यादा कहीं कहीं क्लिष्ट भी है। तो आप समझिए कि मान लीजिए जहां पर बाहर मानव की पहुंच नहीं है या फिर कुछ समस्या हो रही, तो वहां पर भी हम मशीन का यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए ड्रोन गया उसमें, अब ड्रोन में हमने रोबोट को भेज दिया, तो उतर के वो सारा परीक्षण कर लेगा, तो मानव जीवन भी बचेगा, आसानी से उन चीजों को हम एड्रेस भी कर पाएंगे जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां पर हमारी मानवों की जो पहुंच है वो क्या है, इंसान की जो पहुंच है वो दुष्कर है, ऐसे समझिएगा इसको, ठीक है। अब ये जो है बताया जा रहा है कि इससे एफिशिएंसी में क्या होगा, वृद्धि होगी, है ना। एनर्जी सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप, है ना, वहां पर एनर्जी को जैसे स्टोर करना है तो वहां पर भी जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीजें, इसको देख लीजिएगा। और भी बहुत सारी जगह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो है हम भीड़ प्रबंधन कर सकते हैं, बेहतर भीड़ प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। अब तेजी से जो बढ़ती हुई आबादी है हमारे यहाँ, तो लोगों की मांग बढ़ रही है तो काम भी बढ़ रहा है। अब उस काम को पूरा करने के लिए हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है, तो उस कमी को ये पूरा कर पाएंगे, है ना, और गुणवत्ता के आयाम पे ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। अब ये एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको ट्रेन कर दिया गया, अब हमारे यहाँ उतने उपयुक्त अगर शिक्षक नहीं है तो इनकी जगह ये हो गए, तो ये वहां पर डील कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है, हर सेक्टर को लेके आप इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। चैलेंजेस क्या है, तो पहली बात ये कि जो आपके गवर्नमेंट सेक्टर है और जो आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, इनके बीच प्रॉपर जो आपका एक सिस्टम होना चाहिए सहयोग का, कॉपरेशन का, वैसे प्रयासों का अभाव है। दूसरा कि जो प्राइवेसी है और जो सिक्योरिटी है डेटा की, वो एक सबसे बड़ा चिंता का संकट है। उसके बाद हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत अभी भी जो है R&D जो है अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पा रहा, उसके लिए फंड भी नहीं है, तो लोग आगे भी नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्किल की भी कमी है, फिर जो स्किल है हम उसको भी मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, दोनों चीज को समझिएगा आप, ठीक है। इसके बाद अगर अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ अगर स्किल्ड लोग नहीं है, है ना, अगर स्किल्ड लोग हैं भी तो उनको हम मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो आउटसोर्स हो जा रहे हैं, वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो है पर्याप्त जो है सैलरी नहीं दे पा रहे हैं इंडिया में। हम समझे, बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ इससे रिलेटेड, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो आपकी सेवाएं हैं उनका विकास करना है, ठीक है, वहां पे लोगों को ट्रेंड करना है, उससे रिलेटेड जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है। और क्यों कमी है, क्योंकि उसकी लागत बहुत ज्यादा है, लागत बहुत ज्यादा है, और हमारे पास फंडिंग की कमी है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो लैक, किस चीज का लैक है, यहाँ पर अवेयरनेस से रिलेटेड बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जब स्किल्ड लोग ही नहीं है तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस भी कम है हमारे पास। जो भी बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज है, या जहां भी कभी जिस भी क्षेत्र में इसका यूज किया जा रहा है, तो वहां पर किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम जो है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं उस समस्या का, इसके बारे में भी जागरूकता का अभाव। ये बिल्कुल नॉर्मल से पॉइंट है, और मैक्सिमम जगह टेक्नोलॉजी में यही पॉइंट्स आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टेप्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो बहुत सारे स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट। जो मीटी है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, उसने इनिशिएट किया एक प्रोग्राम जिसका टाइटल जो है उन्होंने रखा है फ्यूचर स्किल्स प्राइम फॉर री स्किलिंग अप स्किलिंग ऑफ IT प्रोफेशनल्स। नॉर्मल सी चीजें, बिल्कुल कंटेक्चुअल है। इसके बाद नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जून 2018 में। उसका जो उद्देश्य था वो ये था कि जैसे R&D है, या जो भी आपके रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड एस्पेक्ट है आपका, उससे रिलेटेड एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट किया जाए जिसके द्वारा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना सके। इसके बाद जो पोर्टल है इससे रिलेटेड, नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ठीक है ना, उसको, उसके अंतर्गत रिपोजिटरी भी बनाई जा रही है ना, जहां पर सारे डेटा को रखा जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड वो आपका पोर्टल बनाया गया जिसमें कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है उससे रिलेटेड सारी चीजों का भंडार वहां पर मिलेगा एक ही स्थान पर, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर विश्वस्तरीय जो आपका PhD स्कीम चलाई जा रही है, वो मोटिवेट करने के लिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस फील्ड में आके PhD में एनरोल्ड हो, है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है आपका, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आगे की ओर आए और PhD करें। इसके बाद जो आपके युवा हैं उनको भी मोटिवेट करने के लिए, उनको भी स्किल्ड करने के लिए, ठीक है ना, जो आपके
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत क्षेत्र में आ सके, उस उनके लिए भी वो राष्ट्रीय कार्यक्रम को यहाँ पर चला रहे हैं। ठीक है ना, सरकार ने यहाँ पर उसको भी इंप्लीमेंट किया। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पर ज्वाइंट जो संयुक्त रूप से कई सारे जो आपकी लीडिंग इकोनॉमीज हैं उनके साथ टाई किया है ना, उनके साथ भी वो काम कर रहे हैं ताकि उनके द्वारा जो हमको ज्ञान मिले हम उसका उपयोग करके अपने देश में भी उन चीजों को एम्बेडेड कर सके। जो हमारे पास है वो तो है ही है, उनसे लेके हम अपनी चीजों को और आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि वैश्विक साझेदारी की गई, उसके संस्थापक सदस्य के रूप में जैसे यूएसए है ना, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग, कि वहां पर जो आपके क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ज्वाइन किया एक लीग, किनका, जो लीडिंग इकोनॉमिक्स का है। कौन कौन है, यूएसए, यूके, ईयू, बहुत सारे जो फाउंडिंग मेंबर है किसके, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जा रही है। अब इसका गोल क्या है समझिएगा, इसके द्वारा हमको करना क्या, तो भैया हमको इस क्षेत्र में क्या करना है, भारत को एक क्या करना है, मेजर प्लेयर के रूप में स्थापित करना है। इसके लिए हमको जो है विनिर्माण केंद्र बनना पड़ेगा भारत को। तो वही इसकी क्या है, ध्येय है, उद्देश्य है। इसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा इकोसिस्टम है आपका, उसको यहां पर और ज्यादा पहले तो स्थापित करना है, फिर उसको सशक्त करना है और उसको व्यापक रूप से जो है स्थापित करना है। अब इसमें की डेटा बताया जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है इसमें लगातार ग्रोथ देखी जा रही। 37.1 बिलियन डॉलर था 2015-16 में, और 20-21 की बात करें तो 67.3 बिलियन डॉलर है। ठीक है ना, यहां पर कई सारे डिस्ट्रप्शन या अवरोध जो आए हैं वो आपके कोविड के कारण जो आपका ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है उसके कारण आया है। ठीक है, इसके कारण जो है यहां पर विनिर्माण उत्पादन में गिरावट आई है। अब भारत का जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इसमें नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में 150 से 180 अरब डॉलर तक जो है इसके पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 5 वर्षों में भारत के जो शीर्ष जो आपके देखिए टॉप मोस्ट जो आपके एक्सपोर्ट कंट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में, तो उसमें जो है भारत भी शामिल हो सकता है। वैसी क्षमता है भारत के साथ नेक्स्ट 5 इयर्स में। तो इसके द्वारा हमको फॉरेक्स में इनकम भी होगी, रोजगार सृजन भी होगा। तो ये इन चीजों को आकर्षित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो हमने नेशनल पॉलिसी लाया है 2019 में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। किसके द्वारा, तो मीटी के द्वारा लाया गया होगा, बिल्कुल सीधी बात है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, सीधा उद्देश्य है कि जैसे चिप वगैरह है ना, आईसी चिप वगैरह जैसे डेवलप करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत है। तो इसमें वैश्विक स्तर पर हमको भारत को एक अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जो है सशक्त स्तर पर स्थापित करना है। उसके लिए जो भी आवश्यक आयाम है, जो आवश्यक एक सक्षम वातावरण है, उसको हम रेडी करके उनको दें ताकि वैश्विक स्तर पर हमारी ये इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो सके और हम वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो सके। इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, बिल्कुल है ना, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, रोज हम इसको पढ़ते हैं। इसके द्वारा क्या होगा, बड़े निवेश को हम अट्रैक्ट कर पाएंगे और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकेंगे, और उसी के उद्देश्य से इसको लाया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर, ये स्पेशली लाई गई है ताकि यहां पर जो प्रोवाइड की जा रही है इंसेंटिव आईटी सेक्टर के लिए 4% से 2%, ठीक है ना, और किसके बेस ईयर जो है आपका ओवर बेस ईयर, यहां पर नेट इंक्रीमेंटल सेल्स पे है ये आपका किसका, गुड्स का, जो मैन्युफैक्चर की जाएंगी कहां पर, इंडिया में। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके सेमीकंडक्टर्स हैं, इनको भी बढ़ावा देने के लिए जो है कई सारे इंसेंटिव्स जो है गवर्नमेंट दे रही है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो है मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, वहां पर जो है प्रायोरिटी वाले जो आपके क्या है इनपुट्स है, उनकी वहां पर क्या की गई है, वहां पर उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनकी लिस्ट बनाई गई, और वहां पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पर भी 25% का फाइनेंशियल जो है आपका असिस्टेंस दिया जा रहा है। तभी तो लोग इस क्षेत्र में आगे आएंगे, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव भी है ये सब क्षेत्र का आपका। इसके बाद मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की बात की जा रही है, वो भी स्कीम लाई गई है। इसके अंतर्गत जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा भारत में। इसके बाद अर्धचालक का जो आपका विकास है उसका उद्देश्य क्या है बताइए, तो उसका उद्देश्य क्या है, वो भी एक स्कीम के अंतर्गत लाया गया है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग स्कीम उसके अंतर्गत, ताकि मजबूत और टिकाऊ अर्धचालक बना सके हम लोग। तो जो ये सेमीकंडक्टर ये तो आपका क्या है, बिल्कुल बेस है इस इंडस्ट्री का। ठीक है, इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि भारत का अर्धचालक मिशन भी है, उसकी स्थापना के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई थी, है ना। इसके अंतर्गत हम प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता दे रहे हैं उनको, स्ट्रैटेजिक ग्राउंड पर जो हम इस तरीके का पूरा इकोसिस्टम जनरेट कर रहे हैं ताकि जो है हम इस पर भी क्या हो जाए,
वर्ल्ड लेवल पे जो है हम आपके स्टेबल हो जाए, स्थापित हो जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि एफडीआई की जो अनुमति है यहाँ पर 100% दे दी गई है, और वो भी ऑटोमेटेड, जो आपका ऑटोमेटिक रूट है उस माध्यम से। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर के लिए। लेकिन इसमें एक जो है एक्सेप्शन है, जो कंट्री हमसे बॉर्डर शेयर करती हैं, है ना, भारत के साथ जो भूमि साझा करने वाले देश हैं उनको छोड़कर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। पीएम युवा योजना जो है उसके बारे में यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ये कि इसको जो है आपका लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मई 2021 में, बिल्कुल ठीक है। इसके अंतर्गत जो यंग राइटर्स हैं, है ना, ये उनको चयन किया जाना है उनका, ठीक है ना, ठीक है। और कितने उम्र तक के युवा लेखकों को? तो 30 इयर्स के, और इसमें 75 जो आपके ऑथर्स हैं उनको सेलेक्ट करना है। ऑल इंडिया कंटेस्ट के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। ये भी सही है, आपका तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट जो स्टेटमेंट है कि इसमें जो आपका 6 महीने की अवधि के लिए जो हर राइटर को जो यहाँ पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा 50,000 पर मंथ है। ये आपका चारों स्टेटमेंट सही है। पूछ रहा गलत कौन सा? तो भैया कोई भी गलत नहीं है, और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, इसमें स्टॉकहोम जो आपका वाटर प्राइस है उसके बारे में स्टेटमेंट्स है, और बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो पहला ये कि जो रिनोन्ड आपके बेल्जियन हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, मतलब थे जो आपके विल्फ्राइड जो आपके ब्रूटसेट, उनको अवार्ड दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का, है ना, इनको दिया गया है, सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है। ये हाइड्रोलॉजिस्ट हैं आपके विल्फ्रेड ब्रूट्स-8, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इसके बाद ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आपका प्रेस्टिजियस आपका वाटर अवार्ड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि इसको डिस्क्राइब किया जाता है नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के रूप में, ये भी ठीक है आपका स्टेटमेंट। लास्ट वन जो है आपका कि ये प्राइज जो दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका SIWI, है ना, किसके साथ कॉपरेशन है उसका? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस का। तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है आपके, और यहां पर सही ही पूछा गया था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सी। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम, और जो नेक्स्ट डे का जो करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। तो 2 अप्रैल के जो आपके टॉपिक से सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, बहुत पुराना टॉपिक है आपका, 3rd पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद क्रिमिनल जो प्रोसीजर है, आइडेंटिफिकेशन बिल जो है आपका 2022 का, इसको देखेंगे हम लोग, 2nd पेपर का पार्ट है। इसके बाद लेबरर्स के संदर्भ में नेशनल डेटाबेस की बात की जा रही है, ताकि अगर हमको इस संदर्भ में काम करना हो किसी भी क्षेत्र में, तो सबसे पहले हमको आंकड़े की आवश्यकता होती है, तभी तो हम कोई योजना लाएंगे, किसी भी तरीके की स्कीम वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका किसका पार्ट है? आपका 3rd पेपर का पार्ट है। इसके बाद श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर से रेपिटेशन है, तो ये 2nd पेपर में रख सकते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत भी। एक्सेस टू मैटलैब सॉफ्टवेयर अलाउड फॉर एकेडमिक यूजर्स, तो ये आईटी वाला पार्ट है आपका साइंस टेक का, ये आपका 3rd पेपर में आप इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक को डिटेल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं। अब यहां पर जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड है। तो अभी एक रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुआ है डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी आयरलैंड से, ठीक है ना। तो वहां पर यह बताया गया है कि जो हमारी ये जो आपकी स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, इसने कहीं ना कहीं जो आपकी डिस्पैरिटी इसको कम किया है, इसके जो है आपके सकारात्मक प्रभाव की पुष्टि की है। लेकिन इन्होंने एक चीज और बताया है कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो महिलाएं हैं और जो कमजोर वर्ग हैं, उनके कम प्रतिनिधित्व को इन्होंने चिन्हित किया है, और बताया है कि वहां पर जो है जो विकसित क्षेत्र है, जो आपके संपन्न लोग हैं वो तो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप्स के लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं, या आपके आर्थिक वर्ग से जो आपके आर्थिक रूप से जो आपके सक्षम नहीं, मतलब कमजोर वर्ग है, उनका प्रतिनिधित्व तो यहां पर कम है। तो ये हमारे लिए कंटेक्स्ट हो गया, हमको जानने की आवश्यकता है कि स्टार्टअप इंडिया क्या है, किस लिए लाया गया था, इसके क्या सालिएंट फीचर्स हैं, है ना, और इसके अंतर्गत क्या जो है अभी इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट जो है करेंटली कंटेम्पररी टाइम में रन कर रही है। तो ये आपकी एक प्रमुख पहल है जो आपका 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया। अब इसका क्या उद्देश्य था? तो सीधी बात है, हमारे यहाँ इनोवेशन को बढ़ाना था, एक ऐसे इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करना था, एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना था जो रोजगार सृजन करे, नवाचार को बढ़ावा दे और सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर सके बड़े पैमाने पर। नॉर्मल सी चीज है। अब साइलेंट फीचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहां पर प्रॉब्लम आती है, स्टार्टअप अगर किसी को रन करना है तो पहला तो वैसा एटीट्यूड चाहिए, दूसरी चीज फिर फंडिंग चाहिए, फिर तीसरी चीज स्किल भी चाहिए, फिर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तभी होती जब कोई व्यक्ति अपने आप को सिक्योर समझता है। आप समझिएगा कि कोई स्टार्टअप लगाने गया, अगर वहां पर रेगुलेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो क्या वो उस क्षेत्र में जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो कंप्लायंस था उसको साधारण और सिंपल बनाया गया, ठीक है। वहां पर क्या किया गया कि
सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था कर दी गई, ताकि जो आपका रेगुलेटरी बर्डन होता था उसको कम किया जा सके। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो भी व्यावसायिक जरूरत थी, जो भी सूचनाओं की आवश्यकता होती थी, नियामक संस्थानों के साथ जो आपका संपर्क स्थापित करना पड़ता था उसके लिए, तो उसके लिए इन सब चीजों को एक जगह लाके एक सिंगल प्लेटफॉर्म मंच जो है वहां पर लाया गया। उसके लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल की शुरुआत की गई। ठीक, अब यहां से ई गवर्नेंस की बात आ गई, गुड गवर्नेंस की बात आ गई, ट्रांसपेरेंसी की बात आ गई। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया हब की बात करें तो ये एक इस तरीके का आपका सिंगल एक पॉइंट है, जहां पर क्या करेंगे, इसके द्वारा क्या करना चाह रहे हैं कि जो पूरा आपकी कनेक्टिविटी है, जो आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो वहीं पर जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल जाए, है ना, उसके अलावा ज्ञान का आदान प्रदान हो जाए, आइडिया का आदान प्रदान हो जाए। तो उस तरीके के तंत्र को बनाने के लिए यहां पर जो है स्टार्टअप इंडिया हब की स्थापना की गई, बनाई गई। ठीक, यहां पर लीगल सपोर्ट और फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट जो रिव्यू होता है, पेटेंट की जो एप्लीकेशन पेटेंट वगैरह कराने के लिए जो डालते हैं, 1999 का एक्ट देखा होगा आपने, ठीक है ना, तो पेटेंट करवाना, आईपीआर से रिलेटेड चीजें हैं अगर, तो वहां पर उसको रिव्यू कराना, एप्लीकेशन डालना, उसके लिए अप्लाई करना, तो उसको वहां पर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए क्या किया गया, यहां पर लीगल सपोर्ट और इस तरीके के भी सपोर्ट को वहां पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टार्टअप्स के ऑपरेशंस के लिए, उनको इजी बनाने के लिए, उनके तीव्र विकास के लिए भी कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, सपोर्ट किया जा रहा है ना। और यहाँ पर एग्जिट ऑप्शन को रखा गया कि भैया जो एग्जिट है वो भी जो है इजी बनाया जाए, ठीक है ना, उसके लिए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था की गई है ना, डेडिकेटेड फंड है और फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था की गई है, ताकि इस सेक्टर को जो है फंडिंग का क्रंच ना हो, फंडिंग जो है अप्रोप्रिएट मात्रा में वहां पर उपलब्ध कराई जा सके। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो टैक्स एग्जम्पशन भी दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, ठीक है। फिर जो आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है ना, उसमें छूट दी जा रही है, ठीक। फिर वर्किंग कैपिटल के लिए भी वहां पर क्या किया गया कि 3 साल के लिए उनको टैक्स एग्जम्पशन दे दिया गया, ताकि स्टार्टअप्स में लोग जो है आए, इन्वेस्ट करें और वो वहां पर सतत रूप से बने रहे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो एम का जो स्थापना की गई थी, नीति आयोग, आप देखे होंगे आप लोग, इसके बारे में कई बार आपने सुना होगा। और दूसरी चीज, इसके बारे में ऑलरेडी जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया है। तो अटल इनोवेशन जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया, क्यों? ताकि वो एक जो है ज्ञानवर्धक पोर्टल के रूप में काम करे, ताकि वैश्विक स्तर पे जो नवाचार से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, जो क्षेत्रक है, उनको हम प्रोत्साहित कर सके, और उसी के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा कौन? AIM, जो इसको अटल इनोवेशन मिशन बोल रहे हैं, उसको हमने लॉन्च किया था। इसके बाद यहां पर स्टार्टअप्स के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, ताकि बायो इंटरप्रेन्योरशिप को भी वहां पर क्या किया जा सके, फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर, तो इसके बेनिफिट क्या है, तो सबसे पहला कि इससे रिड्यूस हो जाएगा क्या, जो पेटेंट में रजिस्ट्रेशन फीस है। दूसरी चीज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको हम वहां पर इंप्लीमेंट कर सकेंगे, कंप्लायंस हमारा इजी हो जाएगा, एग्जिट पॉलिसी ला देंगे तो लोग आसानी से आएंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देंगे हम, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस दे देंगे। तो इन सब से होगा क्या कि सभी को, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, वो आसानी से यहां पर आ सकेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए बैंक्रप्सी कोड है, जो आपका दिवालियापन संहिता है, उसमें भी सुधार किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया है, कि वहां पर 90 डे का एग्जिट विंडो लाया गया। इसके बाद यहां पर टारगेट किया जा रहा है जो 5 लाख स्कूल है उनको, ताकि 10 लाख बच्चों को जो है इनोवेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स के अंतर्गत एम्बेडेड किया जाए, उनको लक्षित करके उनको इस क्षेत्र में लाया जा सके। इसके बाद डेवलप किया गया कई सारी नई स्कीम्स जो प्रोवाइड कर रही हैं आपकी आईपीआर से रिलेटेड प्रोटेक्शन वगैरह, है ना, किस तरीके से स्टार्टअप फर्म्स को जो है यहां पर संरक्षण दिया जाए आईपीआर के संदर्भ में। तो उसके लिए नई योजनाएं जो है विकसित करना, उस पूरे देश में इंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा देना। अब एक बात बताइए, हमारे यहाँ मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं, गवर्नमेंट जॉब ही सबसे ज्यादा सिक्योर क्यों? इस क्वेश्चन को आप एड्रेस करिएगा, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं स्टार्टअप डालने की कोशिश करते, ठीक है ना। तो दुनिया भर में भारत को स्टार्टअप केंद्र के रूप में बढ़ावा देना, तो हर एस्पेक्ट में भारत जो है अपने को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना चाह रहा है, उसी के अंतर्गत ये भी आपका एक सेक्टर है, ठीक। अब यहाँ पर इससे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरप्रेन्योरशिप है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेगा सिटीज में है, और वो भी स्पेशली 3 मेगा सिटीज में, पहला मुंबई, दूसरा बेंगलुरु और तीसरा दिल्ली एनसीआर। अब ये जो सिटीज हैं ये 93% प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ठीक है। कुल फंडिंग जितनी हुई है, तो इन शहरों की हिस्सेदारी कितनी है? 93%। 2014 से 19 के बीच की सैंपलिंग है, डेटा है ये आपका,
ठीक है ना, तो ये हमारे लिए समस्या वाली बात है। दूसरी चीज, 2019 में आरबीआई ने जो इंडिया के अंतर्गत स्टार्टअप क्षेत्र है उसमें अपनी जो प्राइमरी सर्वे उसने किया, उसमें उसने बोला कि जो 3/4 जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं वो कहां कहां है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली और तमिलनाडु। ऑलरेडी ये डेवलप्ड स्टेट्स हैं कि नहीं, आप खुद ही देख लीजिए, ये भी आपका एक चिंता का संदर्भ है। इसके बाद इस तरीके के कंसंट्रेशन से होगा क्या, तो यहां पर स्टार्टअप के अंतर्गत भी जो है डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, जैसे डिजिटल डिवाइड है, आय में असमानता है, ये सब चीजें आप देख रहे हैं, उसी से संदर्भित करिएगा। तो जो और शहर बच जाएंगे वहां पर इस तरीके के क्षेत्र के विकास में प्रॉब्लम आएगी, अवरोध आएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि जो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो दस्तावेज है उसमें जाति, जनजाति, जो मार्जिनल, स्वदेशी या सामाजिक समूह जो शब्द है इस तरीके का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है। तो भारत में उद्यमिता को समावेशी बनाने की जो पहल है उसकी धारणा के विपरीत है कि नहीं, बताइए, खुद समझिएगा कि यहां पर किसी तरीके की इस तरीके की वर्ड की यूज नहीं किया गया है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है आपका इस इनिशिएटिव के, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, कि अगर हमको समावेशी बनाना है तो हमको सबको साथ लेके चलना है यहां पर, ठीक है ना, सबको साथ लेके चलना है ना, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है जैसे रेड टैपिज्म वगैरह है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी है, शहरी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, और सारी सुविधा चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज में, चाहे आपका नेट का कवरेज हो, सब में जो है सीधा सीधा असमानता दिखाई देती है वहां पर, ठीक है। तो इन सभी कारणों से क्या होगा कि जो पिछड़े वर्ग है, जो आपके वंचित वर्ग के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन यहां पर कम हो सकता है। इसके बाद जो पॉलिसी है अगर इसकी निर्भरता टेक्नोलॉजी पर है, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो इसकी निर्भरता अगर इस तरीके का यहां पर भी विषमता देखी जाएगी तो वैसे ही भारत में डिजिटल डिवाइड विद्यमान है। तो ये जो आपकी प्रौद्योगिकी पर नीति की निर्भरता है वो भारत में जो डिजिटल डिवाइड है उसको तो उसने एड्रेस किया ही नहीं। तो इसके कारण कई सारे स्टार्टअप जो है पैन इंडिया काम ही नहीं कर सकते, और पैन इंडिया काम करने के लिए उनको मोटिवेशन नहीं मिलता बल्कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद जो एससी एसटी का जो शेयर है ओनरशिप में एग्रीकल्चरल जो एंटरप्राइजेस है इसमें ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस। इसके बाद जो ज्यादा आपके जो ज्यादा प्रतिशत है एंटरप्राइजेस का वो ऑपरेट कर रहे हैं विदाउट एनी हायर्ड वर्कर्स, मतलब वो बिना श्रमिकों के काम करते हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में जो ये क्षेत्र है जिस उद्देश्य से बनाया गया था कि यहां पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा, तो वैसे भी अवसर यहां पर नहीं सृजित हो पा रहे हैं। इसके बाद इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, तो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वाइब्रेंट इकोसिस्टम को स्टैब्लिश करना है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टार्टअप इंडिया द वे अहेड ऑफ 5 ईयर सेलिब्रेशन स्टार्टअप इंडिया, जहां पर अनवील किया गया आपका 16 जनवरी 2021 को, जिसके अंतर्गत प्रमोट करेंगे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और इनेबल करेंगे डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो स्टार्टअप इंडिया से रिलेटेड सीड फंड स्कीम, अब सीड मतलब स्टार्टिंग फेज में फंडिंग, तो वो प्रोवाइड करेगा इजी एक्सेस कैपिटल के लिए, जो इसेंशियली जो आवश्यक है इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो भी आपके उद्यमी हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कब, आरंभिक स्टेज में। इसके बाद फंड ऑफ फंड्स जो है वो क्या करेगा, तो इनकी जो फंडिंग की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा, ठीक है ना। उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग एजेंसी कौन सी होगी, तो डीपीआईआईटी और सिडबी जो है इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी होगी। सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है आपका वो किसके अंतर्गत होगा, तो लेबर और एनवायरमेंटल लॉज जो है उसके संदर्भ में होगा। इसका जो कंप्लायंस है वो 6 लेबर और 3 एनवायरमेंट लॉज के अंतर्गत होगा 3 से 5 साल के लिए, जब से मतलब ये आपका स्टार्ट किया जा रहा है निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, ठीक है। अब यहां पर 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन हमने पढ़ लिया है। स्टार्टअप इंडिया हब जो है भारत में उद्यमशीलता के अंतर्गत जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है उनको एक दूसरे से आपका कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपका ये ऑनलाइन एक तरीके का प्लेटफॉर्म है। उसके बाद राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिया जा रहा है ताकि जो लोग इस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दे रहे हैं उनको हम पुरस्कृत करेंगे तो दूसरे लोग जो है उनको देख के आगे की ओर आएंगे, है ना। जो उत्कृष्ट स्टार्टअप है, जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के अंतर्गत जिनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। इसके बाद इंटरनेशनल एक्सेस भी दिया जा रहा है, किसके लिए, जो इंडियन आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्टार्टअप्स में आपके इंडल्ज है, ताकि और जो इंडियंस हैं उनको हेल्प किया जा सके, ताकि वो स्टार्टअप के बारे में अवेयर हो, आगे आए और ग्लोबल स्टार्टअप
इकोसिस्टम में वो सम्मिलित हो सके, जो ग्लोबल आपके स्टैंडर्ड्स है उनसे सिंक्रोनाइज हो सके। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर जो आइडेंटिफिकेशन बिल है, तो देखिए ऐसा है कि पहले जो आपके कई सारे ऐसे अपराध होते थे जिसमें अपराधियों के जो आपके चिन्ह वगैरह, मतलब शारीरिक चिन्ह वगैरह रख लिया जाता था आइडेंटिफिकेशन के संदर्भ में, तो इसके कारण राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा जो है वो बाहर निकल के आता है। तो यहां पर गोपनीयता, आंकड़ों की सुरक्षा, इस तरीके की चिंताएं सामने आती है। तो जो कैदियों की पहचान विधेयक है उससे रिलेटेड यहां पर हम बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सीधा था कि 2022 का जो ये बिल है इसमें जो अमेंडमेंट किया गया कि 1920 में ये लाया गया। अब ये कौन सा टाइम है? जब हम ब्रिटिशर्स के उपनिवेश है, समझिएगा। तो उस समय जो आपके जितने भी रूल्स है उसका ध्येय क्या होगा कि ब्रिटेन का लाभ होना चाहिए, भारत को स्वतंत्रता नहीं देना है, ठीक है। तो वो जो औपनिवेशिक कानून है उनकी जड़ क्या है? जहां पर शोषण है ना, तो उसके उद्देश्य से बनाया गया था। तो जो पर्टिकुलरली वहां पर ऑथराइज किया गया था कुछ कुछ अपराधों में कि लोगों की जो है आप इस तरीके के चिन्ह और जो मार्क वगैरह है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब जो 2022 में इस तरीके के विधेयक को जो आपके वहां पर पेश किया गया उसके प्रमुख कारण क्या है? आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक है, क्या कारण है वो यहां पर हम देखेंगे। तो पहला जो यहां पर कारण लिखा गया है कि भैया 1920 में जो भी आपके अपराधी वगैरह दोषी होते थे तो उनकी माप लेना है या तस्वीर लेना है, तो उसके अंतर्गत जो है उनको अधिकृत किया गया था कुछ अधिकारियों को कैदियों की पहचान के लिए, ठीक है ना। तो वहां पर जो है बहुत सारी एम्बिगिटी है। दूसरी चीज, माप शब्द जो है प्रकृति में सीमित था तब। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा, टेक्नोलॉजी में जो है एडवांसमेंट हो गया कि माप का मतलब ये है कि उसका अर्थ जो है वो बहुत व्यापक हो गया है, ठीक है। उस समय सिर्फ फिंगरप्रिंट ले लिए, पैरों के निशान ले लिए, अब तो डीएनए वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो वो जो है मेजरमेंट का जो आपका टर्मिनोलॉजी जो ये है, इसका अगर अर्थ देखेंगे आप तो काफी व्यापक हो गया है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो है ये 1920 का जो अधिनियम था उसमें कैदियों की श्रेणी भी सीमित थी, जिनका रिकॉर्ड लिया जाता था, जिनकी माप ली जाती थी, ठीक है ना। और उसके बाद उस समय क्राइम भी उस तरीके के नहीं होते थे ना। आज की डेट में क्राइम भी देखिए आप कितने एडवांस हो गए। इसके बाद जो पहचान चिन्ह की संख्या थी उसमें वृद्धि से जो आपकी जांच एजेंसियां हैं उनको पर्याप्त कानूनी साक्ष्य जुटाने में, आरोपी व्यक्ति के अपराध को स्थापित करने में हेल्प मिलेगी, है ना। बिल्कुल ठीक बात है कि जितने ज्यादा एविडेंस होंगे लोगों के उतनी जल्दी जो है केसेस को रिजॉल्व किया जा सकेगा, है ना। तो बर्डन भी हमारे जो पुलिस प्रशासन के ऊपर, न्यायिक प्रशासन के ऊपर कम पड़ेगा। इसके बाद जो कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 है उसमें जो पहचान का दायरा था वो सीमित था, तो उससे जो आंकड़े एकत्रित किए जाते थे वो भी सीमित हुए होंगे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारे अलग आयाम आ गए हैं, ठीक है। तो इस विधेयक से उस समय के कानून को आज के समय कंटेम्पररी टाइम में प्रासंगिक बनाने के लिए, रेलेवेंट बनाने के लिए भी ये इस तरीके के संशोधन की आवश्यकता थी। अब ये जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक है उसके जो प्रमुख कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अलाउ करके ताकि कैप्चर किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके जो भी एप्रोप्रिएट आपके बॉडी मेजरमेंट है ना, किसके हेल्प से? फॉरेंसिक एक्सपर्ट की हेल्प से। उसके बाद ये बिल प्रोवाइड करता है लीगल सैंक्शंस भी ये प्रदान करता है कि ऐसे व्यक्तियों के शरीर की जो उचित माप वगैरह लेना है तो उसके लिए आपको जो है कानूनी मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी आप जो है माप जो है वहां पर ले सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो जांच वगैरह करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है हमारे जो पुलिस प्रशासन के अंतर्गत, तो उनकी जो है प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी दक्षता में सुधार करना है ताकि जो दोष सिद्धि की दर है उसको बढ़ाया जा सके। इसके बाद 2022 के जो आपके बिल हैं उसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो सबसे पहला ये कि इसका उद्देश्य ये है कि जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, पाम प्रिंट हो गया, आपका फुटप्रिंट इंप्रेशन हो गया, फोटोग्राफ्स हो गए, आइरिस और रेटिना स्कैन हो गया, फिजिकल और बायोलॉजिकल जो सैंपल्स है ना, और तो उनका विश्लेषण करना और ज्यादा से ज्यादा इसको समग्र बनाना, है ना, ताकि जो है आसानी से किसी चीज को, किसी भी अपराधी को क्या किया जा सके? आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो एनसीआरबी है उसको भी हमको सशक्त बनाना है। उनके द्वारा जो ये आपके जो भी माप वगैरह लिए जाएंगे, है ना, ये पहचान चिन्ह है एक तरीके से सारे, तो इनको जो है इनके रिकॉर्ड को रखना, उनको एकत्रित करना, संग्रहित करना, संरक्षित करना, ताकि कभी भी कोई क्राइम हो और सबका डेटाबेस है तो हम आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट हैं उनको भी जो आपराधिक गतिविधियों के संदर्भ में किसी आरोपी के खिलाफ अगर उनको वहां पर सुनाना है कोई निर्णय तो उनको भी मदद मिलेगी, ठीक है ना।
उसके बाद यहां पर आपराधिक गतिविधि के अंतर्गत अगर कोई आरोपी व्यक्ति और उसका माप लेना है तो उसका निर्देश कौन दिया जाएगा, उसका अधिकार और प्राधिकार किसको दिया गया, तो मजिस्ट्रेट को दिया गया। इसके बाद जो भी आपके पुलिस या आपके पुलिस बल से रिलेटेड कोई प्राधिकारी है वहां पर, तो अगर वो व्यक्ति का माप लेने गया है तो उसको भी सशक्त बनाया गया है, बनाने का प्रयास किया गया है। जो माप देने का विरोध करता है या मना करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। इसके बाद इसके अंतर्गत सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो उनको ध्यान में रखा गया है और इससे जो अपराधियों की पहचान है उनको इजीली जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आपको इसको लाया गया है। ठीक है, तो सभी हितधारकों को ध्यान में रखा गया है ताकि जो आइडेंटिफिकेशन है उसको आसानी से किया जा सके और जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके जो आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है। अब कंसर्न क्या होगा, तो सबसे पहले तो प्राइवेसी का यहां पर फंडा आएगा। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी आ गया। पुट्टू स्वामी वाला केस पढ़ा होगा आपने, है ना, आधार से रिलेटेड जो आपका विवाद चल रहा था। तो वैयक्तिक जो विवरण है उसको, जो आपका पर्सनल डेटा है, डिटेल्स है, उसका क्या हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। प्राइवेसी जो आपके लॉज है उनका उल्लंघन हो सकता है। इसके बाद जो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है बताइए। उसमें लिखा गया ना कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो डीएनए है, नार्को जो आपका टेस्ट वगैरह होता है उसके अंतर्गत जो सैंपलिंग करते हैं उसको जबरदस्ती लेने के लिए प्रशासन को सब जो है सक्षम बनाया गया है। उससे जो है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का जो है उल्लंघन होता है। ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो बिल है वो इनेबल कर देगा कोर्सिव एंगल को, किसको, ताकि जो है सैंपल को ड्रॉप किया जा सके इंक्लूडिंग जो आपका डीएनए और नार्को है। तो बोल रहे हैं कि ये वायलेट कर सकता है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को। ठीक है ना, अब ये फंडामेंटल राइट्स का जो है एक तरीके से उल्लंघन हो गया तो वहां पर फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये एंगल जो है ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस तरीके के टॉपिक्स को फोकस करता है यूपीएससी। ठीक है ना, स्टेट पीसीएस करता है लेकिन यूपीएससी जरूर करता है। इसके बाद इस बिल के अंतर्गत देखें अगर हम, तो एक पर्सन जो है कभी कोई किसी व्यक्ति से अगर डेटा मांगा जा रहा है तो वो डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, कि भैया हम जो है इस तरीके का आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं देंगे, तो डिनाई नहीं कर सकता है। ये चिंता है इसके अंतर्गत, है ना। तो ये तो बोला गया कि बाउंडेड कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर ये बोला जा रहा है कि इस बिल के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का जो है वो वहां पर कई सारे लोग जो है वो वहां पर क्या है आगे की ओर आए और ये बोले कि जो सोशल एक्टिविस्ट हैं आपके, ठीक है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, ठीक है, जो विसिल ब्लोवर्स हैं, ऐसा समझिए, जो विसिल ब्लोवर्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। कि मान लीजिए कि अगर वो बाहर आते हैं, सरकार की किसी कमी को उजागर करते हैं तो उनको उठा के जेल में डाल देंगे, उनके खिलाफ कोई जो है मुद्दा बना देंगे यहां पर। ठीक है, उन पर गंभीर आरोप लगा देंगे, है ना। और ये प्रवृत्ति लगातार सरकारों की देखी भी गई है, तो ये भी एक कंसर्न है। ठीक, इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है, तो वहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी निर्दोष आपके लोग हैं उनको गिरफ्तार करने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, उन पर गंभीर आरोप लगाया जा सकेगा, देख जाएगा। इसके अंतर्गत ये भी बोला जा रहा है कि इस तरीके के जो रिजिड लॉज होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि सरकार का जो प्राधिकार है उसके दायरे को बढ़ा देते हैं। तो याद रखिए कि जैसे फंडामेंटल राइट्स लाया गया तो उसको नेगेटिव क्यों बोला जाता है नेचर में, क्योंकि वो सरकार कहीं निरंकुश ना हो जाए तो उसके प्राधिकार को सीमित करती है। तो उस तरीके के डोमेन में सरकार और सशक्त होती जाएगी। तो इस तरीके के कठोर कानून लाने से क्या होगा कि निकट भविष्य में कई सारी जो है विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उसके कारण हमारे यहाँ जो है आंतरिक संघर्ष की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्यों? क्योंकि निजता में दखल दिया जाएगा इसके द्वारा। इसके बाद जो अदालती कार्यवाहियां हैं उनको सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों से ये आपका क्या करेगा, रोकेगा। उसके बाद इस तरीके का कानून जो है आपका, समझिएगा, इस तरीके के जो लॉज होते हैं वो राइट टू बी फॉरगेटन, मतलब जो भूल जाने के अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत जो एकत्र किया गया जो भी माप है वो लगातार 75 वर्षों तक बना रखा जाएगा। तो आर्टिकल 21 में जो केएस पुट्टू स्वामी जी का जो आपका क्या आया था, वहां पर जजमेंट आया था, तो वो उसका भी वायलेशन हो जाएगा कि वायलेशन ऑफ द राइट टू बी फॉरगेटन अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, और भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। कुछ जो आइडेंटिफिकेशन लिया जाता है वो कुछ समय के बाद धुंधला हो जाता है। ठीक है, तो उसके भी मिसयूज किए जा सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें हैं ये। इसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात यह है कि तार्किक आधार पर जो है इसको इंप्लीमेंट किया जा सके, पहली चीज। और यहां पर फिर वही बात आ जाएगी कि इसका उपयोग राष्ट्र हित के लिए किया जाए, पार्टी हित और वैयक्तिक हित के लिए ना किया जाए। ठीक है ना। इसके बाद इसकी जांच के लिए, गहन जांच के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना होना चाहिए कि भैया इस विधेयक को रेगुलेट करना है या नहीं करना है। इस नए विधेयक में जो आरोपी लोग हैं उनकी निजता के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जो कोई भी आरोपी है जिसको अपराधी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है,
तो उसके निजता का, उसके गरिमा का सम्मान किया जा सके, ठीक है। और यहां पर यह भी देखना चाहिए कि जो डेटा उनके लिए दिया जा रहा है, उनके संदर्भ में जो माप वगैरह दिया, उसका मिसयूज ना किया जाए किसी के भी द्वारा, ठीक है। इसके बाद मजदूरों का जो राष्ट्रीय डेटाबेस है उसके बारे में चर्चा की जा रही। तो ये डिटेल्ड प्रोग्राम है। इसके देखिए, जब डेटाबेस होगा, जब हमको पता होगा, तभी हम इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर कर पाएंगे इन वर्कर्स का, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, वर्क, जो आपके जो भी वहां के वर्कर है, जो वहां पर कार्यरत है। अब यहां पर जो असंगठित क्षेत्र है, असंगठित अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पर सोशल सिक्योरिटी वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सामाजिक सुरक्षा, तो उसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है, ठीक है ना। और राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के बाद जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड, उनको, उनकी पहुंच जो है उन तक क्या करना है, सुनिश्चित करना है। उसी उद्देश्य से अगस्त 2021 में ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई। 24 मार्च 2022 तक देखें तो 26.90 करोड़ जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, उनको रजिस्टर किया गया इस पोर्टल के अंतर्गत और इशू किया गया ई श्रम कार्ड। अब कई सारे प्रोग्राम जो है इनके लिए रन किए जा रहे हैं, आप लोगों ने सब सुने होंगे, ये रेपिटेशन है। तो मान लीजिए कि इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। तो इसके अंतर्गत लाइफ कवर दिया जाता है और डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी का आयाम हो गया। उसके बाद आयुष्मान भारत योजना, तो जो असंगठित क्षेत्र के जो आपके श्रमिक परिवार हैं, उनको स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना है। सितंबर 2018 के बाद से ये जो है लाया गया है, सितंबर 2018 में। तो उसके बाद से इस तरीके की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, और इसके द्वारा 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है, समझिएगा। और इसका जो आप ये समझिएगा, ये प्राइमरी हेल्थ केयर के नहीं है, प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए नहीं है, ये तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए आपकी यूनिवर्सल हेल्थ केयर से रिलेटेड आपकी स्कीम है, ठीक है। इसके बाद जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, उसने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना जो है स्टार्ट की है। इसके द्वारा जो है आपका एल्डरली पीपल्स जो है आपके, उनको जो ओल्ड एज प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री का है, तो आपने देख लिया, लेबर और एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, 1 जून 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन जो अफेयर्स है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो इसके द्वारा जो है कैपिटल लोन जो है स्ट्रीट वेंडर्स को दिया गया, क्योंकि कोविड के दौरान जो स्ट्रीट वेंडर्स थे वो बहुत बड़ी मात्रा में वो विस्थापित हुए और उनके ऊपर जो है आर्थिक दबाव आया, तो वापस से वो अपने रोजगार को रन कर सके, उसके लिए इस तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दिया गया, ठीक है ना। जिनके ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ा था, तो सबके ऊपर पड़ा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके बाद अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की बात यहां की गई है, उसको लॉन्च किया गया। उसके द्वारा जो प्रवासी श्रमिक है, उनकी जो रहने की है ना, जो आपके आवास की जरूरतें हैं, उनको वहां पर क्या किया जाएगा, पूरा किया जा सकेगा। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 31 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया। इसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 2019 की, ठीक है। तो ये हमने अभी कवर भी किया था कि जो भी लोग माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं रोजगार की तलाश में, या और भी कोई कारण हो सकते हैं, तो उनको पूरे पैन इंडिया में जो आपकी पीडीएस दुकानें हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो शॉप्स हैं, राशन कार्ड वगैरह की दुकान देखा होगा आपने, कि राशन कार्ड के थ्रू जहां से राशन मिलता है, तो उनको और उनके परिवारों को देश भर में इस तरीके की सुविधा फूड ग्रेन्स को प्राप्त करने के लिए ये जो है, ये योजना जो है वो कार्यान्वित की गई। इसके बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके अंतर्गत रोजगार के अवसरों को जो है उसका फॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उनको फॉर्मल बनाया जाएगा। इसके बाद गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, 20 जून 2020 को शुरू किया गया। तो कोविड के अंतर्गत जो भी आपके रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आपके प्रवासी कामगारों, उनके लिए शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सबके लिए है, और इसमें चयनित जिलों में जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रवासी कामगारों की जो संख्या है वो ज्यादा है, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका टारगेटेड पीडीएस सिस्टम है, उसके अंतर्गत जो भी आपके लाभार्थी हैं, उनको 5 किलो फूड ग्रेन्स पर मंथ दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त जो खाद्यान्न आवंटन है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसके लिए भी शुरुआत की गई है। मनरेगा की बात किया जाए तो यहां पर जो है मजदूरी पहले 182 थी, उसको बढ़ा के 202 रुपए कर दिया गया। इनके साइड इफेक्ट भी हैं, लोगों को बैठे बैठे चीजें मिल रही तो वो काम करना भी नहीं चाह रहे, तो हर चीज के इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होते हैं, ठीक है। इसके बाद श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे हम लोग। तो अभी हमने पढ़ा, उसी का कंटिन्यूएशन है कि भैया इनकी नीतियों में, पॉलिसी में प्रॉब्लम थी, ठीक है। फिर इनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको आर्थिक संकट की ओर ढकेल दिया, ठीक है। तो उसमें ना केवल डोमेस्टिक रीजंस है, बल्कि इंटरनेशनल
फैक्टर्स भी जो है वो वहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब वर्तमान स्थिति देखें तो विदेशी मुद्रा भंडार में बहुत ज्यादा गिरावट हो गया है, इंपोर्ट बिल इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब इसके पास कच्चे तेल है ना जैसी वस्तुओं के लिए भी 1 महीने के आयात बिल का भुगतान करने के लिए बस जो है वो बचा हुआ है। इनके पास जो फॉरेक्स का भंडार है वो कितना बचा हुआ है कि जो आपका क्रूड ऑयल वगैरह ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो बस 1 महीने का ये बिल और अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के क्राइसिस जो है देश को जो है आर्थिक संकट की ओर जो है ढकेल सकती है। जैसे 1990s में हमारी स्थिति थी, बीओपी क्राइसिस हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ, ठीक वैसे समझिएगा। अब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट होगा तो ये बहुत सारा इंपोर्ट करता है। अभी अभी हमने देखा पिछले जो आपका लास्ट डे का जो करंट अफेयर्स था जिसको हमने आज ही कवर किया उसी का कंटिन्यूएशन है। तो जैसे फूड आइटम्स हो गया, फ्यूल हो गया, दवा हो गया, तो इस तरीके के जो इसेंशियल आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आयात करने के लिए इसके पास पेमेंट नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, वहां पर इन्फ्लेशन में वृद्धि हो जाएगी। और जब इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर दंगे फसाद सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। ठीक है, ईंधन की कमी के कारण वहां पर बहुत ज्यादा डेली पावर कट्स किए जा रहे हैं। डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो श्रीलंका का है वो 119%, मतलब 119% हो गया है, जिससे बिल्कुल क्लियरली स्पष्टता यह दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका जो है अगर कर्ज ले भी रहा है, जो कर्ज उसने लिया है वो कितना लिया है, अपने चुकाने की क्षमता से उसके ऊपर ज्यादा कर्ज हो चुका है। ठीक है, क्षमता से ज्यादा उसके ऊपर कर्ज हो चुका है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि 2.3 बिलियन जो डॉलर रिजर्व है आपका किसके पास, श्रीलंका के पास। ठीक है ना, उतना केवल क्या है, रिजर्व है। लेकिन जो उसको कर्ज चुकाना है विदेशी कर्ज वो कितना है, 4 अरब डॉलर। ठीक, अब इसके मुख्य कारण क्या है, तो सीधी बात है कि यहां पर फॉरेक्स का जो है आउटफ्लो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, और इसके बाद 2017 में जो आपका यहां पर बॉम्बिंग वगैरह हुई थी उसके कारण टूरिज्म सेक्टर पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है, और श्रीलंका का जो जीडीपी का लगभग अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें वहां पर, ठीक है ना, जो रेमिटेंसेस वगैरह की बात कर रहे हैं तो रेमिटेंस का जो आपका वहां पर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, वो भी अफेक्ट हुआ है वहां पर। ठीक है, तो अब इससे जो है 22% का लॉस टोटल लगा है इसमें, है ना, एक अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद एफडीआई वगैरह भी वहां पर इन्वेस्टर्स भी कम आ रहे हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार भी जो है वो भी वहां पर कम हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पर देख जाइएगा। और पर्यटन के क्षेत्र पे अगर वहां पर किसी भी क्षेत्र में अगर सुरक्षा नहीं है, पर्यटक जो आ रहे हैं तो वो क्यों जाएंगे वहां पर घूमने। ठीक है ना, तो इसके कारण भी जो है वो क्या हो गया, पर्यटन क्षेत्र में भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, तो वहां से भी इनकम कम हो गई। इसके बाद जो चाय है, रबड़ है, मसाला है, कपड़ा है, इनके एक्सपोर्ट में गिरावट के कारण जो है ये बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो ये संकट और गहराता चला गया। रूस और यूक्रेन में जो पर्यटकों की संख्या श्रीलंका में, समझिएगा कि टूरिस्ट जो है रशिया और यूक्रेन से जो आते हैं वो 25% है जो श्रीलंका आते हैं। तो अभी रशिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है तो इसका सीधा प्रभाव कहां पड़ा, श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर में। इसके बाद ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं और वो इंपोर्टर है बहुत बड़ा, अगर उस चीज का, क्रूड ऑयल का, तो उसके ऊपर क्राइसिस का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। उसकी आय में सीधी सीधी कमी हो रही है ना, व्यय उसका बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका में इंपोर्ट जो है लगभग 45 से 50% जो है वो वीट, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, पीस, जो एबेस्टॉस है आपका वो रशिया यूक्रेन से आता है, तो उस क्राइसिस के कारण भी इनके ऊपर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है। चीन की जो डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी उसमें वो ऑलरेडी फंस चुका है, तो चीन के प्रति उसकी ऋण की देनदारी काफी बढ़ गई है। श्रीलंका ने आईएमएफ से भी है जो आपके कितना पैसा लिया है, तो 1.5 अरब डॉलर का ऋण लिया है। ठीक है ना, जबकि जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल जो आपका क्या है बताइए, मॉनेटरी फंड, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसने श्रीलंका पर एक कंडीशन लगाई थी कि अगर उसका जो फिस्कल जो आपका डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, अगर 2020 तक उसको कितना कम करके लाना है, 3.5, इस तरीके की पॉलिसीज आप इंप्लीमेंट करो कि आपका जो राजकोषीय घाटा है वो 3.5% तक कम हो जाए। लेकिन ये भी जो है उसकी जो सरकार है उसने भी इसको जो है यथार्थ में इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, तो उसके कारण भी आर्थिक विकास वहां पर क्या हुआ, कम हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, इसकी नॉर्मल सी चीज है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जो है वो फेल्योर समझ में आ रहा है, यहाँ पर उस तरीके के मेजर्स को जो है ग्राउंड लेवल पे उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया है। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर जो न्यू गवर्नमेंट 2019 में आई उसने रिड्यूस कर दिया टैक्स रेट, अनाउंस कर दिया हायर सब्सिडी। तो ये क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। मैं हमेशा बोलता हूं पॉपुलिस्ट अप्रोच, ये भारत में भी बहुत ज्यादा चल रहा है। जब सरकार बनाने के लिए सरकार इस तरीके की घोषणा कर देगी ये फ्री देंगे, हम ये फ्री देंगे, तो क्या आप अपने घर से दे रहे हो, आपका पैसा है, या जो सरकार को पैसा मिल रहा है वो जनता का टैक्स से वो जो है आपका वो पैसा बना रही है। कोई नौकरी थोड़ी करते हैं, जनता का ही तो पैसा इनके पास है। तो अगर वो कोई चीज फ्री में दे रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं कि हमको मिल रहा है, तो हमको वहां पर चिंतन करने की आवश्यकता कि ये पैसा है किसका भाई साहब, हमारे यहां भी तो है।
चुनाव आया नहीं, ये वाला आरक्षण लागू होगा, चुनाव आया नहीं, ये वाला बिल जो है फ्री कर दिए, जैसे ही फ्री कर दिए हम दौड़ के वोट दे आए, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, पर कर कहां से रहा है? अपने घर से कोई नहीं दे रहा है। सरकार का इनकम क्या है? सरकार कहीं नौकरी करती है क्या? नहीं करती। सरकार की आय क्या है? क्या है बताइए, खुद ही बताइए, है ना? जो हम पूरा का पूरा जो अकाउंट बनाते हैं, है ना, जो सरकार की आय का हम अकाउंट बनाते हैं, उसमें ध्यान से देखेंगे आप तो जितनी भी इनकम है वो कहीं ना कहीं जनता के पैसे से ही तो है ना? ठीक है, अब नई सरकार ने वहां आके वोट वोट बैंक जो पॉलिटिक्स थी उसके कारण बहुत सारी सब्सिडी वब्सिडी दे दी, अब बैठे हुए हैं, है ना, अब भोग रहे हैं वो श्रीलंकन गवर्नमेंट। इस तरीके से इंडिया में भी समस्याएं बढ़ती जा रही। अब श्रीलंका जो है उसने जो उर्वरक सब्सिडी है उस पर सालाना लगभग $250 मिलियन खर्च किए, और उसमें से अधिकतर जो फर्टिलाइजर है उसको इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया उसने, ठीक है। और श्रीलंका ने सभी उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और 100% जैविक खेती वाला राष्ट्र बनने की घोषणा की है। इससे क्या हुआ कि वहां पर खाद्यान्न उत्पादन में भी गिरावट आई, तो उससे अगर खाद्यान्न का उत्पादन कम हुआ तो वो भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो ये सब रीजन देख जाइएगा, अभी कंटिन्यूएशन में टॉपिक है ये आपका, है ना। सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा कि क्यों वहां पर मंदी आ गई, ठीक है ना, क्यों वहां पर वो हो रहा है। ये इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को लेके जो है वहां पर कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। अब जो हमारे यहाँ आज का लास्ट टॉपिक है ये आपका, यहाँ पर जो मैटलैब सॉफ्टवेयर है उसको अलाउ किया गया है एकेडमिक यूज के लिए भारत में, कि इसको जो है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो। तो एकेडमिक जो रिसर्चर्स हैं इंडिया के वो एक्सेस कर पाएंगे आप मैटलैब टूल को, ठीक है ना। आई जो आपका स्टेम पोर्टल है, STEM पोर्टल है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। तो पहली बार ऐसा कोई इनिशिएटिव लाया गया है जिसमें भारत जो है इस तरीके के मैटलैब सॉफ्टवेयर सूट को बिना किसी शुल्क के जो है आपका यूज कर पाएगा, ठीक है ना। तो ISTM जो है आपका इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप पोर्टल है। मैटलैब क्या है आपका? तो एक तरीके से आपका ये प्रोप्राइटरी मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, और आपका न्यूमेरिक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट को ये आपका क्या करता है? परफॉर्म करता है। ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? मैथवर्क्स के द्वारा, ठीक है। तो मतलब आपका ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब ये अगर यहां पर देखा जाए कि इन जो ये सॉफ्टवेयर है इसको आप देखते होंगे कि इंजीनियरिंग वगैरह आप लोगों में से बहुत लोगों ने किया होगा, तो ये पढ़ाते भी है वहां पर, ठीक है ना। मैटलैब वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो 4 मिलियन से ज्यादा इसके यूजर्स है जो इनको उपयोग करते हैं। तो किस लिए यूज करते हैं? जैसे जैसे मैट्रिक्स के अंतर्गत आपका मैट्रिक्स काउंटिंग करना, मैनिपुलेशंस करना मैट्रिक्स में, है ना, प्लॉटिंग करना है फंक्शंस और डेटा का, इंप्लीमेंट करना है एल्गोरिदम को, क्रिएट करना है कोई इंटरफेस, है ना। तो इंटरफेस किसके साथ? प्रोग्राम्स के साथ। अगर उसको प्रोग्राम कोई राइट कर रहे हैं हम तो वहां पर इंटरफेसिंग के लिए, है ना, अलग लैंग्वेज के साथ। तो इसका जो है इतना सारा यूज है, आप देख जाइएगा, इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है ना। इसको कहीं यूज कर सकते हैं हम लोग आंसर में। अब जो सॉफ्टवेयर सूट है वो भारत में कहीं से भी जो यूजर्स हैं उनको इस तरीके से सक्षम कर देगा कि वो जो है ISTM का जो क्लाउड सर्वर है उस पर जो है इसकी पहुंच को सुनिश्चित करके अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो R&D करने वाले आपके रिसर्चर्स हैं, उनको भी इससे हेल्प होगी। जो दूरस्थ और कम संपन्न क्षेत्र में जो संस्थानों में है या क्षेत्रों में है, तो वहां शिक्षण के जो आउटपुट है, आउटकम है, उसमें भी वृद्धि होगी और पूरे भारत में R&D से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वहां पर भी इसका जो है पॉजिटिव इंपैक्ट देखा जाएगा। अब ISTM पोर्टल के बारे में यहां पर लिखा गया है, तो कंटेक्चुअल जानकारी, इसको लॉन्च किया गया जनवरी 2020 में। और जो ये है क्या? तो नेशनल वेब पोर्टल है किसके लिए? फॉर शेयरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। ये पोर्टल जो है फैसिलिटेट करता है जो भी आपके रिसर्चर्स हैं ताकि वो एक्सेस कर सके स्लॉट्स को, ठीक है ना, इसलिए इक्विपमेंट को के उपयोग के लिए। उसके साथ ही ये शेयर करता है डिटेल्स, जो भी वहां पर आउटकम्स आते हैं जैसे कि पेटेंट है, पब्लिकेशन है, टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड जो भी परिणाम है उनके विवरणों को ये वहां पर साझा करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जुलाई 2021 की बात करें तो जो ISTM जो आपकी परियोजना है उसको 2025-26 तक के लिए, कब तक के लिए? 5 साल के लिए अगले, तो 2026 तक के लिए इसका एक्सटेंशन किया जा चुका है और ये अपने अभी सेकेंड फेज में चल रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी आपके R&D करने वाले लोग हैं, है ना, वो जो पूरा इकोसिस्टम है आपका उसको सशक्त करना है और इनको रिसर्चर्स के साथ, जो रिसर्चर्स हैं और जो रिसोर्सेज हैं, इनको जो है एक दूसरे से कनेक्ट करना है, सीधी बात है। प्रमोट करना है टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इक्विपमेंट डेवलपमेंट को किस आधार पर? स्वदेशी आयाम पर, इंडिजिनियसली। इसके बाद यहां पर प्रोवाइड करना है जो भी आपकी आवश्यक सप्लाई है ना, और जो सहायता है किनको? जो रिसर्चर्स है। बिल्कुल नॉर्मल सा पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के क्षेत्र में क्या हमारी सरकार नई नई पहले ला रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो आपका रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? MCQ से रिलेटेड है।
पहला जो एमसीक्यू है इसमें पूछा जा रहा है कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए, बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला ये कि स्टैच्यूरी बॉडी है। आप समझिएगा स्टैच्यूरी बॉडी का मतलब क्या, वैधानिक है, मतलब किसी एक्ट के अंतर्गत लाया गया है। अब हमारे यहाँ जीएस पेपर 2 जो है उसमें सिलेबस में बनाया गया कि भैया स्टैच्यूरी बॉडी क्या होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी, तो इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा जो है इस तरीके के अगर कोई भी सेगमेंट आप देखते हैं या कोई आर्टिकल तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी स्टैच्यूरी बॉडी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था 2005 में, और इसको जो आपका इसका गठन किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। बिल्कुल ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट ठीक है, और सही ही बताना था, तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो एमसीक्यू है और लास्ट है आज का ये एमसीक्यू, इसको देखेंगे हम लोग। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है आपका, उसके बारे में यहां पर जो भी गलत स्टेटमेंट है उनको हमको यहां पर आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है कि इसको स्टैब्लिश किया गया, ये आपका ज्वाइंट इनिशिएटिव है, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसमें, और आपका नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद स्टैब्लिश किया गया इसको 2005 में। तीसरा, लोकेटेड है शिलोंग में। इसके बाद ये हेल्प करेगा आपका किस में, ऑगमेंटिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द रीजन बाय प्रोवाइडिंग एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी सपोर्ट। चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है। इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।